Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 6th chapter of 12th history. The name of the chapter is Bhakti Sufi Traditions. हम इस चैप्टर में हमारी कंट्री में 8 से 18 सेंचुरी में जो भी चेंजेस हुए भक्ति ट्रेडिशन में उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है। पहले के 3 पार्ट्स को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस के बारे में कि किस तरह से मुस्लिम लोग हमारी कंट्री में आए, कहाँ से वो आए और किन ट्रेडिशंस को वो फॉलो करते थे और किस तरह से उनके ट्रेडिशंस जो हैं हमारी कंट्री के हर एक पार्ट में फैल गए थे। यही सारी चीज़ें आज के पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी कंट्री यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स के जो रीजन थे, एरियाज थे, वो एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं थे। मीन्स एक दूसरे के साथ उनका कॉन्टैक्ट था। ये कॉन्टैक्ट सिर्फ कंट्री के अंदर ही नहीं था बल्कि कंट्री से बाहर दूसरी कंट्रीज़ के साथ बियॉन्ड सीज एंड माउंटेन्स भी था। यानी कि सदियों से हमारी कंट्री का कॉन्टैक्ट दूसरी कंट्रीज़ के साथ रहा। फॉर एग्जांपल जो अरब मर्चेंट्स हैं वो हमारी कंट्री में फर्स्ट मिलेनियम में वेस्टर्न कोस्ट में आए सबसे पहले और वहीं पर आकर सेटल हो गए। और सेम उसी टाइम पीरियड पर सेंट्रल एशियन पीपल भी यहाँ पर आए जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, हमारी कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में आए थे और यहाँ पर आकर सेटल हो गए थे। ओके, फ्रॉम 7th सेंचुरी से यहाँ पर इस्लाम लोगों ने आना शुरू कर दिया था। और उसके बाद जिन एरियाज़ पर उन्होंने अपना रूल किया या जिस टाइम पीरियड पर उन्होंने अपना रूल किया उस टाइम पीरियड को कहा जाता है इस्लामिक वर्ल्ड। 7th सेंचुरी में वो हमारी कंट्री में आए और 18th सेंचुरी तक उन्होंने यहाँ पर रूल किया। सो ये जो टाइम पीरियड था 7th से 18th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था इसको इस्लामिक वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ओके, गॉट इट। फर्स्ट पॉइंट इज फेथ्स ऑफ रूलर्स एंड सब्जेक्ट्स। जो रूलर्स और सब्जेक्ट्स थे उनके क्या फेथ थे, किन किन फेथ्स को वो मानते थे। सब्जेक्ट्स मीन्स ऑर्डिनरी लोग, जो जनता होती थी। ठीक है, जो मुस्लिम रूलर्स थे उनके फेथ्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यानी कि उनके जो भी फेथ्स थे, जो भी कस्टम्स थे, उनकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हमें यहाँ की रूलिंग एलिट्स यानी कि रूलर्स को समझना होगा कि भाई रूलर्स किस तरह के फेथ्स को फॉलो करते थे। क्योंकि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जो ग्रेट और लोअर ट्रेडिशंस होते थे, यानी कि जिस टाइप के ट्रेडिशंस को रूलर्स फॉलो करते थे उसी टाइप के ट्रेडिशंस को ऑर्डिनरी लोग भी फॉलो करते थे। सो यहाँ पर भी अगर हम रूलिंग एलिट्स के ट्रेडिशंस को समझ जाते हैं तो जो सब्जेक्ट्स, जो ऑर्डिनरी लोग जिन फेथ्स को फॉलो करते थे उन्हें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। ओके, 711 में यहाँ पर एक अरब जनरल जिसका नेम था मोहम्मद कासिम, उसने जो है सिंध के एरिया को कॉन्कर कर लिया। सिंध का एरिया जो कि पंजाब में है और इसका कुछ पार्ट पाकिस्तान में है, पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चला गया था, उस एरिया को कॉन्कर किया। और उसके बाद से ये जो एरिया था वो खलीफा डोमेन बन गया था, यानी कि खलीफा का एरिया बन गया था। 7th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में ऐसा हुआ था, 711 में। उसके बाद 13th सेंचुरी में तुर्क और अफगान से लोग यहाँ पर आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने जो है दक्कन और हमारी कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी अपनी सल्तनत को एस्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया था। और इस तरह से जो इस्लाम था वो हमारी कंट्री के सेवरल एरियाज में फैलता चला गया था। और ये जो कॉन्टिन्यूटी थी वो 7th सेंचुरी से स्टार्ट होकर 18th सेंचुरी तक चलती रही थी, यानी कि 18th सेंचुरी तक वो अपने एरिया को एक्सपेंड करते रहे थे। हमारी कंट्री के हर एक पार्ट में उन्होंने इस्लाम धर्म को स्प्रेड कर दिया था। ठीक है, ये जो मुस्लिम रूलर्स थे वो उल्मा के द्वारा गाइड किए जाते थे। उल्मा क्या होता था? उल्मा इज द प्लूरल ऑफ आलिम। आलिम का प्लूरल है। उल्मा कौन होते थे? इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर्स होते थे, स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज़। वो रिलीजियस, जुडरिकल और टीचिंग फंक्शंस को परफॉर्म करते थे और इन्हीं के प्रिजर्वर, उनके संरक्षण वो माने जाते थे और इन चीज़ों को परफॉर्म करते थे। यानी कि किस तरह के रिलीजियस रूल्स को फॉलो किया जाएगा, कौन से कानून बनेंगे, किस तरह की पढ़ाई करवाई जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है कौन डिस्कस करता था, कौन डिसाइड करता था? उल्मा ही डिसाइड करता था। और जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे वो उल्मा के द्वारा ही दिए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते थे और ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो शरिया के अकॉर्डिंग काम करे। अब शरिया क्या होता था? शरिया एक लो गवर्न मुस्लिम कम्युनिटी थी, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि लो बनाती थी। शरिया के अंदर जो कानून लिखे हुए थे वो कुरान और हदीस से लिए हुए थे। कुरान तो आप सभी को पता है मुस्लिम्स की हॉली बुक है और हदीस क्या है? हदीस
इस्लाम लोगों का जो सबसे पहला पर्सन था यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद जो था, उसकी लाइफ के बारे में और उसकी प्रीचिंग, उसकी टीचिंग, इन सब के बारे में हदीस नामक बुक में लिखा हुआ है। और हदीस में जो जो रूल्स उन्होंने लिखे हुए हैं ना, उन्हीं रूल्स को लेकर और कुरान से लिए हुए रूल्स को लेकर उन्होंने रूल्स की एक रूल्स बनाया है, रूल्स का एक सेट बनाया है जिसको शरिया कहा जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम रूलर से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो शरिया के अकॉर्डिंग ही काम करें, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ये सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि यहाँ पर इस्लाम को मानने वाले लोग बहुत ही कम होते थे। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक कैटेगरी को पढ़ेंगे जिसका नेम था जिम्मी। जिम्मी कौन होते थे? अब अभी हमने पढ़ा कि सिंध को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था और सिंध एरिया में इस्लाम लोगों का रूलर था। अब इस्लाम, सभी तो इस्लामिक लोग नहीं थे, मुस्लिम लोग नहीं थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे, उसमें कुछ ज्यूस भी थे, कुछ क्रिश्चियंस भी थे, कुछ बुद्ध थे, जैन थे, हिंदू थे, यानी कि सभी धर्मों के लोग रहते थे। अब इस्लाम लोगों को छोड़कर जो दूसरे धर्मों के लोग थे यानी कि जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उन सभी को कहा जाता था जिम्मी। नॉन मुस्लिम लोगों की जो इस्लामिक एरिया होता था, उस इस्लामिक एरिया में जितने भी नॉन मुस्लिम लोग होते थे उन सबको जिम्मी कहा जाता था। और उन सब की प्रोटेक्शन का जिम्मा जो है वो किसके ऊपर? रूलर्स के ऊपर, मुस्लिम रूलर्स के ऊपर होता था। ठीक है, उनका जिम्मा। और इस जिम्मे के लिए नॉन मुस्लिम लोगों को टैक्स पे करना होता था और उस टैक्स को कहा जाता था जजिया टैक्स। जजिया टैक्स सबसे पहले जो है ज्यूस और क्रिश्चियंस के ऊपर लगाया गया था क्योंकि हिंदू तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो है हिंदुओं तक भी एक्सटेंड होना शुरू कर दिया था क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स थे वो अपने आप को एम्परर्स कहते थे, वो अपने आप को यूनिवर्सल एम्परर्स कहते थे, यानी कि सभी कैटेगरीज, सिर्फ उनके एरिया में रहने वाले मुस्लिम लोग ही नहीं बल्कि सभी लोग जो है वो उनके अंडर हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा। सो धीरे धीरे जो है जजिया टैक्स किससे? हिंदुओं से भी लिया जाने लगा। ओके, बट बहुत सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स भी थे जो बहुत फेयरली ट्रीटमेंट नॉन मुस्लिम्स लोगों के साथ करते थे। नॉन मुस्लिम लोगों के जो भी प्रेयर हाउसेज होते थे, लाइक हिंदुओं के जो प्रेयर हाउसेज होते हैं, टेम्पल्स, क्रिश्चियंस के जो होते हैं चर्च, इन सबको बनाने के लिए वो लोग लैंड भी दिया करते थे। जैसा हमने अपने सेकंड पार्ट में भी पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में भी हमने रीड आउट किया था कि जो अकबर थे वो अलग अलग लोगों से, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलते थे और अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे। वो चाहते थे कि वो हर एक धर्म के बारे में जाने। सो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम रूलर्स थे जो दूसरे धर्म के जो लीडर्स होते थे उनकी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया करते थे और उनके प्रेयर हाउस बनाने के लिए उन्हें ग्रैंड यानी कि बहुत ज़्यादा डोनेशन भी दिया करते थे। और इन रूलर्स में से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है अकबर और औरंगजेब। यहाँ पर चर्च इन खम्बाट, खम्बाट जो है गुजरात के एरिया में, गुजरात में एक एरिया है। ठीक है, अब खम्बाट में एक जब चर्च बनाई गई जिस टाइम पर इस्लाम रूल चल रहा था 1598 में, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से लिया गया है? अकबरनामा से लिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो होली सोसाइटी ऑफ जूस है, जीसस की जो होली सोसाइटी है, अगर ये अपना प्रेयर हाउस यानी कि चर्च को बनाना चाहते हैं तो इस चर्च के लिए उनको लैंड दी जाए और इसके लिए डोनेशन दी जाए। जितने पैसे की उनको ज़रूरत है वो सारे के सारे पैसे भी दिए जाएं ताकि वो अपने प्रेयर हाउस को बना सके और अच्छी तरह से यहाँ पर वर्शिप भी कर सकें। ओके, और आगे उन्होंने लास्ट में इस ऑर्डर पर लिखा है कि इट इज़ नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ द एम्परर शुड बी ओबेड इन एवरी वे। चाहे कुछ भी हो, एम्परर का जो भी ऑर्डर है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, ये अकबर के द्वारा लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मुस्लिम रूलर्स नॉन मुस्लिम लोगों के फेथ को भी रिस्पेक्ट करते थे। ओके, एक और यहाँ पर जोगी के नाम लेटर लिखा गया है। ये जो लेटर है वो औरंगजेब के द्वारा लिखा गया है 1661 1662 में ये लिखा गया है। उस जोगी का नेम था आनंद नाथ और वो शिव का भगत था, तो उसका पूरा नेम था शिव मूर्त गुरु आनंद नाथ जियो। उन्होंने अपने इस लेटर में लिखा है कि मैं आपके लिए एक पीस ऑफ क्लॉथ यानी कि क्लॉक भेज रहा हूँ। क्लॉक क्या होता है? ये जो मुस्लिम लोग ये पहनते हैं ना, ये जिस टाइप का जो कपड़े पहनते हैं इसको क्लॉक कहा जाता है, लबादा जिसको कहते हैं इन्हें अरबी। ठीक है, लबादा ये लोग कहते थे। ठीक है, सो मैं आपको एक क्लॉक भेज रहा हूँ, 25 रुपीज़ भेज रहा हूँ। मैं ये आपको एज मेरी सर्विस के रूप में ऑफर कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी अगर आपको कभी भी मेरी सर्विस की ज़रूरत है तो आप बेझिझक मुझे ये सारी बातें बता सकते हैं। सो इन सब लेटर्स से, इन सब सोर्सेज से हमें क्या पता चलता है कि मुस्लिम जो रूलर्स थे वो नॉन मुस्लिम लोगों के फेथ की भी रिस्पेक्ट किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ द इस्लाम। इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिस कौन सी थी? जो भी रूलिंग एलिट्स थी,
वो सभी जो है इस्लाम की जो प्रैक्टिस थी उन सबको फॉलो करते थे। ये प्रैक्टिस सिर्फ रूलिंग एलिट्स तक ही नहीं रही, बल्कि हमारी कंट्री के हर एक सोशल स्ट्रेटा के हर एक लोगों तक, हर टाइप के लोगों तक पहुंच गई थी। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वॉरियर्स, मर्चेंट्स और अ नेम ऑफ फ्यू, मतलब सभी टाइप के लोग सोसाइटी में जितने भी लोग रहते थे, जिन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था, जिन लोगों ने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था, वो सभी लोग जो है एक ही टाइप के रूल्स को फॉलो करते थे। इनके 5 मेन प्रिंसिपल्स थे जिनको पिलर ऑफ द फेथ कहा जाता था। 5 मेन प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल था कि एक ही भगवान है, उसका नाम है अल्लाह। ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल था कि जो प्रॉफेट मोहम्मद है वो भगवान का मैसेंजर है। ओके। थर्ड जो इनका रूल था वो था कि हमें दिन में 5 बार नमाज पढ़ना है। फोर्थ रूल जो है गरीबों की हेल्प करनी है, यानी कि जाकत, यानी कि उनको जो है आर्म्स देनी है, उनकी मदद करनी है पैसे को लेकर। थर्ड था फिफ्थ था कि जो रमजान का पवित्र महीना है उसमें हमें फास्ट रखने हैं और हज के लिए मक्का जाना है रमजान के पवित्र महीने में। ये 5 रूल यूनिवर्सल रूल थे जो सभी के द्वारा फॉलो किए जाते थे, चाहे वो कोई रूलिंग एलिट्स है या फिर ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था। सभी लोग जो है इन रूल्स को फॉलो करते थे। हालांकि जो मुस्लिम सोसाइटी थी ना वो 2 पार्ट्स में, शिया और सुन्नी में बटी हुई थी। उनमें थोड़े बहुत उनके प्रैक्टिसेस में थोड़े बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलते थे। अदरवाइज ये यूनिवर्सल रूल तो सभी के लिए ही बने हुए थे। ओके। फॉर एग्जाम्पल जो खोजाज थे, खोज कौन थे? खोजाज जो है एक ब्रांच ऑफ इस्लामिस्ट थी जो कि शिया सेक्शन से ही एक ब्रांच थी। ओके। इन्होंने जो है न्यू मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस को डेवलप किया था। जो भी कुरान में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई थी, यानी कि इंडिजीनियस वहाँ पे रहने वाले लोगों ने कुरान में जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी उन सब को उन्होंने जो है यहाँ के ऑर्डिनरी लोगों के अंदर अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया था, और उस ट्रांसलेशन को वो लोग कहते थे जाना, जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। ओके। और ये जो ट्रांसलेशन थी वो सिर्फ संस्कृत में ही नहीं बल्कि कुरान में जो पोएम्स लिखी हुई हैं उनको पंजाबी, मुल्तानी, सिंध, कच्छी, हिंदी, गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया। और दिन की जो प्रेयर्स होती थी उन प्रेयर्स के टाइम पर इन सभी लैंग्वेजेस में इन पोएम्स को गाया जाता था। ठीक है। इसके अलावा जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे जो कि मालाबार कोस्ट यानी कि केरला में आकर बसे, उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो थी मलयालम, उस लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया। इसके साथ साथ यहाँ का जो लोकल कस्टम था सच एज मेट्रिलिनी एंड द मेट्रीलोकल। मेट्रिलिनी और मेट्रीलोकल, मेट्रिलिनी होता है मातृवंश यानी कि माँ का वंश। अब हमारी सोसाइटी कैसी है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिसमें पिता के वंश को आगे बढ़ाया जाता है, फादर के वंश को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन केरला में लोकल कस्टम क्या था कि उस टाइम पर माँ के वंश को आगे बढ़ाया जाता था। अब जो अरब मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन्होंने भी इस कस्टम को अडॉप्ट किया और उन्होंने भी माँ के वंश को ही आगे बढ़ाया। दूसरा उनका लोकल कस्टम था मैट्रीलोकल। मैट्रीलोकल में क्या होता था, जब लड़की की शादी हो जाती थी तो वो अपने इन लॉज के घर रहने की बजाय अपने मैटरलैंड घर में यानी कि अपने फादर के घर में ही रहती थी। वहीं पर उसके बच्चे और हस्बैंड भी रहते थे और वहीं पर वो अपने वंश को आगे बढ़ाते थे। सो इन दोनों लोकल कस्टम्स को भी अरब मुस्लिम ट्रेडर्स ने अडॉप्ट किया था। मीन्स ये जो मुस्लिम्स थे इन्होंने सिर्फ अपने ही रूल्स यहाँ पर फॉलो नहीं करवाए बल्कि यहाँ पर रहने वाले जो ऑर्डिनरी लोग थे, जिन एरियाज़ में भी वो रहते थे, वहाँ के जो लोकल कस्टम्स होते थे उनको भी अडॉप्ट किया था। ठीक है। ऐसा ही कॉम्प्लेक्स ब्लेंड जो यूनिवर्सल फेथ यानी कि जो उनके 5 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स थे जो सभी को फॉलो करने होते थे, ऐसा ही एक कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल फेथ का एक कॉम्प्लेक्स जो है हमें मॉस्क के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि इनकी जो मस्जिद होती थी, इनकी मस्जिद का जो आर्किटेक्चर फीचर जो होता था वो सबका सेम होता था। सेम कैसे होता था? इन सभी की मॉस्क का जो फेस होता था वो मक्का की तरफ होता था और सभी जितनी भी मॉस्क होती थी उसके अंदर एक नीच बनाया जाता था, यानी कि एक आला टाइप बना दिया जाता था जिसके अंदर जो है, जिसके नीचे बैठकर जो है इनको नमाज पढ़ना होता है। ओके। सभी मॉस्क में यही फीचर फॉलो किया जाता है। हाँ, इनके जो डिज़ाइन है ना उसको लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। जैसे कि ये जो मॉस्क है ये कहाँ, ये 13th सेंचुरी में बनाई गई है, ये केरला में बनाई गई है। इसका जो रूफ स्ट्रक्चर है वो एक
शिकारा के जैसा है। शिकारा क्या होती है? एक बोट होता है, ठीक है, बोट के जैसा ही इसका रूफ स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब यहाँ पर एक और आप मॉस्क देखिए जिसको 1609 में बनाया गया था। इसकी जो रूफ है वो डोम टाइप रूफ बनी हुई है और इसको बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, ठीक है। एक और मॉस्क हमें यहाँ पर देखने को मिलती है जो कि श्रीनगर में है। इसकी जो आप रूफ देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग आपको देखने को मिलता है। श्रीनगर में जिस तरह के घर बनाए जाते हैं वैसा ही यहाँ पर जिस तरह की दूसरी बिल्डिंग्स बनाई जाती है वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो रूफ का स्ट्रक्चर था, जो मटीरियल को यूज़ करने का तरीके थे, वो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन इनका जो एक यूनिवर्सल फेथ है कि भाई सभी जितनी भी मॉस्क हैं सबका फेस मक्का की तरफ होगा, वो सभी एक ही चीज़ को फॉलो करते थे। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम ऑफ द कम्युनिटीज। अब हम एक हमारी सोसाइटी को देखें तो हिंदू और मुस्लिम इन्हीं नामों से जानते हैं और हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी बस इन्हीं नामों से बनी हुई है और बहुत पहले से ये नाम यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने 8th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट को और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ा है, उन्हें फॉलो किया है, उन्होंने हमें बताया है कि मुस्लिम नाम का कोई भी वर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मुस्लिम नाम के किसी टर्म की यूज़ यहाँ पर नहीं, कोई भी टर्म यूज़ नहीं की जाती थी। इंस्टेड जो ये लोग होते थे ना, जिस एरिया से वो आते थे उस एरिया के नाम से उसको जाना जाता था। जैसे कि तुर्की से आए हुए जो लोग थे उनको जो है तुरुष्क कहा जाता था। तुर्की से आए हुए लोगों को क्या कहा जाता था? तुरुष्क कहा जाता था, ठीक है। ताजिक से आए हुए लोगों को ताजिस्तान कहा जाता था। पर्शिया से आए हुए लोगों को पर्शिका कहा जाता था। मीन्स जिस एरिया से वो लोग माइग्रेट कर कर आते थे उनको उसी नाम से पुकारा जाता था। कुछ बल्कि तुर्क और अफगान से जो लोग आए थे उन्हें शक और यमन के नाम से भी पुकारा गया था, ठीक है, एक टर्म जो कि ग्रीक्स के लिए यूज़ की जाती है। कई जगह पर इन लोगों के लिए मल्लेच वर्ड का भी यूज़ किया गया है। मल्लेच वर्ड, मल्लेच का मीनिंग क्या होता है? जैसे सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, मल्लेच वो लोग होते थे जो संस्कृत को नहीं बोलते थे। हिंदू लोगों के जो भी वेदों में जो ट्रेडिशंस लिखे हुए थे, ब्राह्मणास ने जो भी सोशल रूल बनाए थे, सोसाइटी के जो रूल्स बनाए थे, उनको जो फॉलो नहीं करते थे उनको मल्लेच कहा जाता था। सो मल्लेच का मीनिंग क्या होता है? इंडिकेट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म्स ऑफ द कास्ट सोसाइटी, जो कास्ट सोसाइटी को ऑब्जर्व नहीं करते थे और संस्कृत लैंग्वेज को नहीं बोलते थे, उनको मल्लेच कहा जाता था। हालांकि ये जो मल्लेच वर्ड है वो थोड़ा सा निम्न, मतलब नीचा जो वर्ड है इनके लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन ऐसा ही अगर हम हिंदुओं के लिए देखें तो हिंदू लोग जो मतलब विष्णु और शिव की पूजा करते थे उनको हिंदू नहीं कहा जाता था, बल्कि हिंदू किनको कहा जाता था? सिंध नदी के एरिया के आसपास रहने वाले जितने भी लोग थे उन सभी को हिंदू कहा जाता था। कोई हमारे लिए सबसे पहले हिंदू वर्ड ड्राइव नहीं हुआ था कि भाई भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, नहीं। हिंदू इंडिया में रहने वाला, इंडिया में जो एरिया था ना, सिंध रिवर का जो एरिया था, इंडस रिवर का जो एरिया था, उसके आसपास के एरिया में जितने लोग रहते थे उन सबको हिंदू कहा जाता था। ऐसा ही मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मतलब ये जो है अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटी किनको कहा जाता था, मतलब अलग अलग एरियाज के नाम पर हमारे नाम रखे हुए थे। ऐसा हिंदू और मुस्लिम जो है हम स्टार्टिंग से हमारा नेम नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ द सूफिज्म। अब एक और ग्रुप सामने आया इस्लामिक लोगों का। ये लोग कैसे थे? इन लोगों ने जो है मिस्टिसिज्म, यानी कि मिस्टिसिज्म और एस्टिसिज्म को रीड करना शुरू किया। इन लोगों ने घर को छोड़ दिया था। ये लोग घरों में नहीं रहते थे, मतलब साधुओं की तरह रहते थे। जैसे साधु और जोगी रहते ना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव आउट करना, ये लोग ऐसे ही मूव करते रहते थे और इनको क्या कहा जाता था? सूफीज कहा जाता था। इन्होंने जो भी कैलिफेट के रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए थे ना, उन सबको अपोज किया था। उनके अकॉर्डिंग ये लोग नहीं रहते थे। हाँ, कुरान में जो बातें लिखी हुई थी उन्हें ये फॉलो करते थे। कुरान में क्या लिखा हुआ था कि भाई हमें दान देना है, लोगों के प्रति दया भाव रखना है। लेकिन आजकल के जो इस टाइम पीरियड पर 7th से 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड पर जो इस्लाम थे वो किस चीज़ को फॉलो कर रहे थे? वो ज़्यादा लोगों को लूट रहे थे, अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहे थे। तो उन सब चीज़ों को इन सूफियों ने अडॉप्ट नहीं किया था। वो क्या कहते थे? हमें जो है भगवान के प्रति लव और डिवोटी रहना चाहिए, भगवान के प्रति डिवोशन रखना चाहिए। और उसी तरह से भगवान के प्रति लव और डिवोशन को अगर हम रखते हैं तो हम अपनी मुक्ति को, अपने सैल्वेशन को
पा सकते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें प्रॉफेट मोहम्मद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने चाहिए, और अगर प्रॉफेट मोहम्मद के बनाए हुए रूल्स को हम फॉलो करते हैं तो हम जो है एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बनकर सामने आएंगे। उन्होंने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक्सप्लेन किया लोगों को, मतलब कि जो ये उल्मा थे, धार्मिक लोग थे, ये जिस तरह के रूल्स बताते थे उन रूल्स को ये लोग फॉलो नहीं करते थे। इन्होंने जो इनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे ना, उन्हीं एक्सपीरियंस के आधार पर कुरान में लिखे हुए रूल्स को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया था। ओके, खानकाज एंड सिलसिलास। अब ये जो सूफीज थे इनके खानकाज बने और सिलसिलास बने। ये खानकाज और सिलसिलास क्या होते थे? बाय द 11th सेंचुरी जो सूफीज़म थे उन्होंने एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट को इवॉल्व किया था। ये जो है एक लिटरेचर बॉडी थी जिसमें कुरानिक स्टडीज़ और सूफी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता था, यानी कि कुरान में जितनी बातें लिखी हुई हैं उन सब की स्टडी की जाती थी। और सूफी प्रैक्टिस यानी कि घर बार छोड़कर पूरी दुनिया से सबसे अपने रिलेशन को तोड़कर सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ हमें अपने रिलेशन को बनाना है, इन प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता था। ठीक है, ये जो सूफीज होते थे ये खानका में अपना घर बनाते थे। खानका क्या होता है? एक टाइप की इन, जैसे धर्मशाला होती है, धर्मशाला से अपना इंस्टीट्यूशन ये लोग बनाते थे। इस धर्मशाला में, इस खानका में एक टीचर होता था जिसको शेख, पीर या मुर्शिद कहा जाता था। इस टीचर के अकॉर्डिंग ही सभी लोग, खानका में रहने वाले सभी लोग इन रूल्स को, जो भी रूल्स इस टीचर के द्वारा यानी कि शेख के द्वारा, पीर के द्वारा, मुर्शिद के द्वारा जो बनाए जाते थे उन्हीं को फॉलो करते थे। इनके जो फॉलोवर्स होते थे उनको मुर्शिद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुर्शिद कहा जाता था। अपने इन्हीं मुर्शिदों में से ये लोग अपने सक्सेसर को क्या करते थे? अपॉइंट भी करते थे। ठीक है, मतलब कि उनके बाद कौन नेक्स्ट पीर होगा, कौन नेक्स्ट शेख होगा, अपने डिसिपल्स, अपने फॉलोवर्स, अपने शिष्यों में से ही एक को अपॉइंट करते थे। ठीक है, इन लोगों ने अपने रूल फिक्स किए हुए थे कि कौन सा टाइम पीरियड स्पिरिचुअल कंडक्ट्स का होगा, यानी कि भगवान की पूजा आपको किस टाइम पर करनी है। इनमेट्स, आपके साथ रहने वाले, आपके साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन कब होगा। इसके साथ साथ जो दूसरे ऑर्डिनरी ले पर्सन्स है, यानी कि ऑर्डिनरी मैन जो खानका में आते थे, उनके साथ आपको कब बातें करनी है, और मास्टर्स के साथ आपका कैसा रिलेशन होगा। ये सारे के सारे रूल्स जो हैं इन शेख्स के द्वारा बताए जाते थे और ये सभी डिसिपल्स जो हैं इनको फॉलो करते थे। सूफी सिलसिला बिगेन टू क्रिस्टलाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में सूफी सिलसिला जो है हमारी कंट्री के, इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया था। जो ये सिलसिला वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है चेन, मतलब कि एक मास्टर होता है, फिर उसके बाद उसके डिसिपल्स, उसके बहुत सारे फॉलोवर्स होते हैं और सभी मास्टर और फॉलोवर्स मिलकर जो है एक चेन बनाते हैं और इसी चेन को कहा जाता है सिलसिला। और ये जो चेन है वो कहाँ से? प्रॉफेट मोहम्मद से स्टार्ट हुई थी। प्रॉफेट मोहम्मद भगवान के मैसेंजर समझे जाते थे। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इस्लाम के बारे में लोगों को बताया, यानी कि इस्लाम को एस्टेब्लिश करने वाले जो पहले पर्सन थे वो थे प्रॉफेट मोहम्मद। सो ये जो सिलसिला की चेन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? प्रॉफेट मोहम्मद से ही स्टार्ट हुई थी। ओके, इट वॉज थ्रू दिस चैनल दैट स्पिरिचुअल पावर एंड द ब्लेसिंग्स वर ट्रांसमिटेड टू द डिवोटीज। और इस चैनल यानी कि सिलसिला के थ्रू जो स्पिरिचुअल पावर्स और ब्लेसिंग्स होती थी वो डिवोटीज को ट्रांसमिट की जाती थी। स्पेशल रिचुअल्स यहाँ पर लोगों के द्वारा इनिशिएट किए जाते थे और जो लोग इनिशियल पीरियड में यहाँ पर आते थे, यानी कि जो लोग खानका में सबसे पहले इनके डिसिपल्स बनते थे, उनके लिए रूल्स होते थे कि उनको जो है अपने हेयर को शेव करना होगा और उन्हें जो है पैच्ड गारमेंट्स यानी कि पैच लगे हुए कपड़े उनको पहनने होते थे। कभी भी ये लोग नए कपड़े नहीं पहनते थे, मांग कर कपड़े पहनते थे जो फटे हुए होते थे और फटने के बाद उनके ऊपर जो पैच लगा दिए जाते थे, ये पैच लगे हुए ही कपड़े पहनते थे। और ये सारी चीज़ें जो है शेख के द्वारा ही डिसाइड की जाती थी। और जब शेख की डेथ हो जाती थी तो उसकी डेथ पर यानी कि जहाँ पर उसको दफनाया जाता था वहाँ पर टॉम श्राइन बना दिया जाता था। ठीक है, इस टॉम श्राइन को लोग जो है एज अ सेंटर ऑफ डिवोशन, उसके जो फॉलोवर्स थे उनके लिए एक सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था, यानी कि ये लोग, उनके जो फॉलोवर्स थे यहाँ पर पूजा किया करते थे। अब इनके लिए ये जो श्राइन होता था ना, यानी कि जहाँ पर शेख को दबाया
जाता था, उनकी जो ग्रेव थी वो जियारत बन जाती थी। मीन्स उनकी जो उर्स होती थी, उर्स का मीनिंग क्या होता है? उर्स का मीनिंग होता है जब कोई आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाती है, यानी कि जब कोई सोल गॉड के साथ मिल जाती है तो उसको उर्स कहा जाता है। मैरिज सिग्निफाइंग द यूनियन ऑफ द सोल एंड द गॉड, यानी कि जिस दिन को शेख की डेथ होती थी उसी दिन को तो उसकी सोल गॉड के साथ मिलती थी। जो उर्स का जो दिन होता था उस दिन सेंट की मदार पर लोग आते थे और यहाँ पर बैठकर पूजा करते थे, यहाँ पर उनकी सेंट की ब्लेसिंग्स को लेते थे अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए। और इसके बाद से शेख को वली कहा जाने लगा, यानी कि पहले उनको शेख कहा जाता था, शेख कहा जाता था। उनकी डेथ के बाद उनके ऊपर श्राइन बनाए गए, टॉम बनाए गए और उन श्राइन को जो है लोग जियारत के लिए, मीन्स जिस दिन शेख की डेथ होती थी उस दिन को लोग जियारत के लिए आते थे। जियारत में लोग उन शेखों की पूजा किया करते थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए। और जब वो इनकी ब्लेसिंग्स लेते थे धीरे धीरे ये लोग फेमस होने लगे, तो उसके बाद फेमस होने के बाद इनको वली कहा जाने लगा। अब जो सिलसिलास के नेम होते थे, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सिलसिलास के नेम होते थे, वो सिलसिलास के नेम किस तरह से लिखे जाते थे? मेनली जो सिलसिलास के नेम रखे जाते थे वो उसके फाउंडर के नेम पर ही रखे जाते थे। जैसे कि अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी ये एक सिलसिला के फाउंडर था और उनके सिलसिला का नाम रखा गया कादिरी सिलसिला। जैसे कि चिश्ती सिलसिला, ये नाम रखा गया था। कुछ सिलसिलास के नेम प्लेसेस के नेम पर भी रखे जाते थे, ठीक है। चिश्ती जो है एक सेंट्रल अफगानिस्तान में एक टाउन था और उस टाउन के नाम पर ही चिश्ती सिलसिला का नाम रखा गया था। मीन्स जो भी फाउंडर होते थे उनके नाम पर और कुछ सिलसिलास के नाम जो है प्लेसेस के नाम पर रखे जाते थे। वन इज आउटसाइड द खानका। अब ये तो था खानका के अंदर का जो लाइफ चलती थी सूफीज की, मतलब कि यहाँ पर एक मास्टर होता था, उसके डिसिपल्स होते थे, उसके डिसिपल्स के लिए मास्टर रूल्स बनाते थे, उन्हीं रूल्स को उसके डिसिपल्स फॉलो करते थे। अब शेख जो मास्टर होता था उसकी डेथ के बाद उसके ऊपर श्राइन बना दिया जाता था। श्राइन के दिन यानी कि जो उसकी डेथ होती थी उस दिन को उर्स कहा जाता था। उर्स के दिन लोग जियारत के लिए यहाँ पर आते थे और इस शेख की ब्लेसिंग्स लेते थे अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल्स बेनिफिट्स के लिए। सो ये सारी चीज़ें तो खानका के अंदर हो रही थी। अब खानका के बाहर क्या हो रहा था? कुछ सूफी ऐसे थे जिन्होंने खानका के अंदर रहना पसंद नहीं किया था, मतलब वो खानका के अंदर नहीं रहते थे। उन्होंने क्या किया था कि जो ये खानका है, हाँ ये होली प्लेसेस हैं, लेकिन उन्होंने खानका को स्कॉन यानी कि छोड़ दिया था। ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते थे और मूव करने के साथ साथ ये लोगों को जो है अपने कुरान में लिखी हुई जो भी आयतें यानी कि कुरान की जो टीचिंग होती थी वो लोगों को बताते थे, भजन गाते थे, गीत गाते थे, प्रेयर्स के टाइम पर सॉन्ग गाए जाते थे। और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने वाले जो सूफी होते थे ना, इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, जैसे कि कलंदर, मदारी, मलंग, हदरिस, ओके, इन नामों से इनको पुकारा जाता था। क्यों पुकारा जाता था? क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे और उन्होंने जो भी ये सूफीज़ का जो इन्होंने सूफीज़ का जो बना हुआ था ना ऑर्डिनरी रूल्स जो बने हुए थे उन रूल्स को फॉलो नहीं किया था, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते थे, इसीलिए उनको कलंदर्स भी कहा जाता है। अरबी भाषा में अब भी अगर आप देखें जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो लोग मूव करते रहते हैं ना, एक जगह पर नहीं रुक के रहते हैं, तो उनको जो है कलंदर, मदारी, मलंग ऐसा ही कहकर पुकारा जाता है। ओके, सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.